चाहिए, आदान प्रदान होता है, तभी आदमी को हमें सीख मिलती है। ठीक है, सही है। और सर वो किस काल में बात हो रही है, जैसे वो प्रेजेंट में बता रहे हैं या पास्ट? चलिए मैं आपको समझता हूँ समय से मेरा क्या मतलब है। समय से मेरा मतलब ये है, आप क्योंकि हम अनुवाद कर रहे हैं ना, तो चलिए अनुवाद से जुड़ा हुआ एक शब्द पूछते हैं। हाँ, टॉपिक का क्या मतलब होता है? सॉरी, टॉपिक टॉपिक विषय विषय है ना, विषय मतलब होता है ना। लेकिन एक्चुअली ये शब्द विषय से आता नहीं है, ये लैटिन से आता है। हाँ, लैटिन में क्या है शब्द बताइए, सोचिए। ये बहुत आसान है, जब आपको समझ में आएगा ना आपको लगेगा बहुत ही आसान है। हाँ सर, मैं डिक्शनरी वगैरह पढ़ती हूँ ना तो उसमें ये शब्द आता है। हाँ, वो आता है टोपॉस से। टोपॉस, टोपोग्राफी बोलते हैं ना, टोपोस्फियर साइंस में पढ़ा है ना आपने, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। टोपोस्फियर ये होता है हमारा, टोपोग्राफी होती है ना, तो टोपॉस से आता है। टोपॉस का मतलब होता है घेरा। तो आप सोचिए विषय को घेरे के रूप में, अगर मेरा विषय पेन है तो वो मेरा घेरा बन गया ना, मैं गाय के बारे में थोड़ी ना लिखूंगा, मुझे उसी बाउंड्री में, हाँ मुझे उसी बाउंड्री में लिखना है ना, तो मेरा घेरा क्या हो गया, पेन हो गया, है ना, यही बात। तो टोपॉस वहीं से आया टॉपिक। मगर अब आता है इसमें मजा। हाँ, अब सोचिए कि किसी भी डिस्टेंस की, डिस्टेंस समझते हैं आप? जी सर, दूरी। दूरी को नापने का सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? सबसे बड़ा पैमाना किलोमीटर, लाइट ईयर। लाइट ईयर हम कहते हैं ना, चांद हमसे इतने लाइट ईयर दूर है, सूरज हमसे इतने लाइट ईयर दूर है, मार्स हमसे इतने लाइट ईयर दूर है, हम ये बोलते हैं ना। तो अगर वो सिर्फ जगह है तो फिर उसका पैमाना समय क्यों है? किलोमीटर होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। ईयर तो समय का होता है ना। जैसे हम भारतवर्ष बोलते हैं ना, वर्ष के दो मतलब होते हैं, वर्ष का मतलब जगह भी होता है और वर्ष का मतलब साल भी होता है। तो हम जब भारतवर्ष बोल रहे तो ये नहीं बोल रहे कि इस साल भारत ने क्या किया। भारतवर्ष मतलब भारत जगह, भारत का स्थान, है ना। तो वैसे ही लाइट ईयर समय का पैमाना है, लेकिन हम उसे डिस्टेंस के लिए देखते हैं, है ना। तो अगर समय के पैमाने को हम डिस्टेंस के लिए देखते हैं, तो अगर इसी लॉजिक को हम टॉपिक में लगाएं, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आप सेकंड क्लास में और आपका टॉपिक पेन है, तो आपने पेन पे ऐसे लिखा। अब आप 12वीं कक्षा में और आपने टॉपिक पे ऐसे लिखा, क्या दोनों ऐसे सेम होंगे? नो सर, लेकिन टॉपिक तो सेम है और आप भी सेम है, तो क्या बदला? नहीं, क्यों बदला? समय बदला, क्योंकि आपकी नॉलेज बदली, क्योंकि समय बदला, है ना। तो जब हम अनुवाद में समय को देखते हैं तो एक तो ये हुआ कि हाँ समय पे करो उसको, लेकिन दूसरा कि आप किस समय में अनुवाद कर रहे हैं। अगर मैं अभी रामायण का अनुवाद कर रहा हूँ तो समय बदल गया ना रामायण का, है ना। उसका पूरी, अब तो मैं उस भाषा में नहीं कर सकता जिस भाषा में पहले लिखी गई होगी। अब मुझे उसके अनुवाद के लिए भी अभी की भाषा समझनी होगी, अभी का समय समझना होगा। ये समझना होगा कि वो चीज़ें जो किसी को, जैसे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है जब सीता जी चूड़ामणि देती है। आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा टीवी वर्जन में भी कि चूड़ामणि जब वो देती है तो वो अंगूठी बना देते हैं उससे। अंगूठी बना देते हैं कि राम जी को अंगूठी देते हैं, लेकिन चूड़ामणि अंगूठी नहीं होती है, जूड़े में लगाना वाला पिन होता है। हाँ, क्योंकि समय बदल गया तो लोगों ने सोचा कि अब जूड़े में पिन लगाना तो उतना कॉमन नहीं है, वो तो मुश्किल है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अंगूठी को क्योंकि हम एंगेजमेंट रिंग बोलते हैं और ये बोलते हैं, पहले तो हमारे यहाँ एंगेजमेंट रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब विदेश से आ चुका है। तो अब मेरा जो ऑडियंस है उसको जल्दी क्या समझ में आएगा? रिंग, है ना, क्योंकि रिंग प्यार की निशानी होती है। अब कोई जूड़े का पिन थोड़ी ना प्यार की निशानी में देता है ना। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारे जो मापदंड होते हैं चीज़ों के, वो भी बदल जाते हैं। तो जब आप अनुवाद कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि आप किस समय में लिख रहे हैं, किस समय के हिसाब से लिख रहे हैं, उसे उस समय के अनुकूल ढालने की का प्रयास करिए ताकि वो सामने वाले को जल्दी समझ में आए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप में से कोई एनिमेशन फिल्में देखता है? बहुत कम सर, कार्टून देखते हैं। कार्टून नहीं देखते आप लोग? शीशा भी नहीं देखते? सर मैंने थोड़ी देखी है, क्योंकि मेरा भाई काफी पसंद करता है। अच्छा, तो आप कार्टून फिल्मों में बहुत देखेंगे क्योंकि वो बच्चों के लिए होती है ना। तो इसलिए वो बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान करने का प्रयत्न करते हैं। एनिमेशन में वो आसान करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एनिमेशन अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत जल्दी सीखेंगे ये कि कैसे किसी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप बहुत सिंपल भाषा में बच्चों के लिए बता सकें। मैंने बहुत अच्छी फिल्म देखी थी, इनसाइड आउट नाम है उसका। उसमें एक लड़की है, उसके मन में अलग अलग इमोशन होते हैं, वो सारे इमोशन कैरेक्टर होते हैं। गुस्सा एक कैरेक्टर है, दुख एक कैरेक्टर है, हैप्पीनेस एक कैरेक्टर है। तो उसके जरिए बच्चों को समझाया गया कि कैसे तुम्हारे मन में जितने भी भाव है वो सब सही है, उनको कैसे फॉलो करो।
तो ये एक नियम हो गया। तो पहला नियम क्या हुआ हमारे ट्रांसलेशन का? समय। हाँ, ध्यान रखिए कि आप किस समय में कर रहे हैं। उसका हुआ कि समय की ओरिजिनल किताब है, उनके बीच में आप कैसे एक ब्रिज बना पाए। दूसरा हुआ स्थान। स्थान स्थान से क्या समझ सकते हैं आप? तो स्थान का मतलब होता है कि जो कार्य हमने किया समय के अनुसार किया और कहाँ पे किया। ठीक है, जैसे हमने हमारी बर्थ प्लेस है, ठीक है, तो हमारे बर्थ प्लेस क्या हुआ, वो जगह को लेकर के, ठीक है, उस समय के अनुसार वो जगह को एक प्रकार से कहानी के नुमा में बना दिया, वो हमारा इतिहास बन गया। कोई भी कार्य जो एक समय के अनुसार जगह पे ही होता है, जैसे हमारा कुरुक्षेत्र हुआ, महाभारत की लड़ाई हुई, ठीक है, रामायण में जो कार्य हुआ सीता को हरण को लेकर के रामायण के लंका तक जो है, फिर वो हिंदुस्तान में, तो ये सारा क्या हुआ एक स्थान पे हुआ। तो वो स्थान ही जो है हमारा जो है एक प्रश्न, एक हमारा मेन चिन्ह है। लेकिन ये जगह तो उसके लिए हुई जब आप खुद कहानी लिख रहे हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट कर रहे था अब जगह दो हो गई ना, है ना। अब जैसे आप लोगों ने हैरी पॉटर की फिल्में तो देखी होगी, देखिए ना, हिंदी वाली फिल्में देखी आप लोगों ने हैरी पॉटर की? देखिए उसमें क्या होता है कि जितने भी नाम थे उन्होंने वो नाम चेंज कर दिए क्योंकि जगह चेंज हो गई है ना। इंग्लैंड में स्लिथरिन चल जाएगा, भारत में नागशक्ति चलाना पड़ेगा ना, वहाँ पे ग्रिफिंडोर चलेगा, यहाँ पे गरुड़ध्वज चलाना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने सारे नाम चेंज कर दिए थे। तो ये एक तो फायदा हुआ उससे कि लोगों के लिए आसान हो गया, लेकिन इससे एक समस्या भी आई। समस्या क्या आई कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जिसने इंग्लिश में हैरी पॉटर पढ़ी है, कोई है जिसने हिंदी में पढ़ी है, वो आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों के लिए नाम सेम नहीं है ना। कैसे करेंगे? तो जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप ये भी ध्यान रखो कि आप किस ऑडियंस के लिए कर रहे हो, वो ऑडियंस किस जगह की है ना। जब हम कुछ भी एडवर्टाइजिंग भी करते हैं तो एडवर्टाइजिंग में हमें कहते हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा टारगेट ऑडियंस ये है ना। एग्जैक्टली अगर वो दिल्ली की है तो वो अलग लैंग्वेज बोलेगी, यहाँ कहीं और की है तो थोड़ी अलग लैंग्वेज बोलेगी। तो उस लैंग्वेज के हिसाब से उसको समझना कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। और एक बार अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस बना लेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे किस तरह के शब्दों से खेलना है ना। जैसे अगर मैं लखनऊ में लिख रहा होता हूँ तो मैं कभी भी तू तड़ाक में नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा मैं बच्चे से भी आप करके बात करता हूँ, है ना। तो वहाँ पे मैं वो ऑडियंस एलिनेट हो जाएगी अगर मैंने तू तड़ाक किया, है ना। लेकिन जो दिल्ली की है वो तो पल्ली साइड हो जाए, अगली साइड हो जाए कि बिना समझेगी नहीं, है ना, नहीं समझेगी ना। तो उसके लिए उस तरह की भाषा डेवलप करेंगे हम, है ना। तो स्थान को समझिए, स्थान के साथ साथ जो है सारी चीजें चेंज हो जाती है। स्थान के साथ जैसे आपने लखनऊ का बोला तो लखनऊ में तो नवाबों का आ जाता है, तो नवाबों में हमेशा आप लगाते हैं। हाँ, और दिल्ली में क्या मिक्सिंग है। हाँ, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे बोल देना कि बराए मेहरबानी आप इधर आ जाइए, बहुत आसान है। हाँ हाँ, और दिल्ली में क्या बोलेंगे, अली साइड आजा, पल्ली साइड आजा, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, जब मैं पहली बार नया नया दिल्ली आया था तो मैं बस में बैठा और किसी ने मुझे तू करके बात कर दिया, मैं डांस से रोते हुए गया कि मुझे तू कैसे बोल दिया, आज तक मुझे कभी किसने तू नहीं बोला था, है ना। तो भाषा से ये समझ में आता है। तो आप स्थान भी देखिए कि स्थान क्या होता है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है संस्कृति। आप जिस कल्चर से जिस दूसरे कल्चर में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे डांस कथाएं ट्रांसलेट कर रहे हैं एक मोर जनरल ऑडियंस के लिए जो अंग्रेजी पढ़ती है ना। अब बहुत से ऐसी चीजें होंगी जो उस अंग्रेजी पढ़ने वाली ऑडियंस के कल्चर में ही नहीं होंगी, ऐसा होगा ना, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जब आप अगर से उल्टा कर रहे होते, अगर आप अंग्रेजी से डांस भाषा में कर रहे होते या हिंदी भाषा में कर रहे होते तो आप पाते कि वो उनके कल्चर में ही नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है ना। अब आप उसका क्या करोगे? तो आप ये सोचो कि जैसे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर में मान लीजिए लैटिन में मंत्र बोलते हैं सारे, है ना। अब लैटिन तो हमारे कल्चर में ही नहीं है और हमारे यहाँ तो हमने क्या किया, संस्कृत के मंत्र बना लिए क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में मंत्र बोलने का कल्चर है। तो पितृदेव संरक्षणम हो गया, है ना, पैट्रोनस के बजाय। तो आप ये ढूंढिए कि आपके कल्चर में जो बात हो रही है उससे सबसे करीबी क्या है। हाँ, कभी कभी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको क्योंकि होगा भी ना, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो उनके यहाँ होते हैं हमारे यहाँ होते ही नहीं है ना। तो फिर आपको वो ढूंढना है जो उसके सबसे करीब मिले आपको, जो जहाँ पे आपको लगे अच्छा ये बिल्कुल सेम बात तो नहीं है मगर लगभग वही बात कही जा सकती है ना। जैसे कि
फीनिक्स हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ फीनिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ लेकिन गरुड़ होता है जो एक जादुई पक्षी होता है, तो हमारे यहाँ जादुई पक्षी है मगर हमारे यहाँ फीनिक्स वाला जादुई पक्षी नहीं है ना। तो हम अपना जादुई पक्षी रख सकते हैं ताकि हम सामने वाले को समझा सके कि जो हमारा मतलब है वो है जादुई पक्षी, है ना। एक बार हमारे पाठक को ये समझ में आ गया कि हम किसी जादुई पक्षी की बात करें, फिर वो कहानी के साथ में चल लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक नया पक्षी ऐड कर दें, नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दें, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले के पास भी तो लिमिटेड नॉलेज ही होगी ना। हाँ, तो जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि कल्चर क्या है। आपके केस में इसका थोड़ा उल्टा होने वाला है कि हिंदी से आपको क्योंकि इंग्लिश में करना है, तो आपको ये भी समझना है कि लिटरल ट्रांसलेशन में मत फंसिएगा। लिटरल ट्रांसलेशन समझते हैं, मतलब शाब्दिक अनुवाद मत करिएगा। जैसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन होता है, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका हिंदी क्या होगा? इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या होगा इसका हिंदी? दोनों बारिश में नहा रहे हैं। नहीं, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, दोनों कुत्ते बिल्ली रो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है मूसलाधार बारिश हो रही है। हाँ, ये आई थिंक प्रोबेबली या इडियम्स होता है। हाँ, इडियम है, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, मुहावरे। तो अब आप ये बोले कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे थे, हाँ, तो सही नहीं हुआ ना, है ना। तो इस तरीके से आप हिंदी से भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो, तो इस चक्कर में मत पड़ेगा कि शाब्दिक अनुवाद करें। हाँ, एक बार मेरे पास एक ट्रांसलेशन का प्रोजेक्ट आया था और किसी को लिखा था पब्लिक एंगेजमेंट ऑफिसर, तो उसने लिखा जनता सगाई अधिकारी क्योंकि एंगेजमेंट से उसने ये नहीं समझा कि वो ऑफिसर जो लोगों से एंगेज करता है, वो उसको लगा कि लोगों से एंगेज होता है ना। तो ये गलती मत करिएगा, शाब्दिक अनुवाद के चक्कर में मत पड़िए। उसका जो सार है, उसका जो मतलब है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। समझिए कि जो भी लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उससे सबसे करीब जो आपको अपने यहाँ पे मिले, है ना। जैसे हमारे यहाँ मूसलाधार शब्द रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स से बहुत करीब है, हाँ, वो बिल्कुल सेम बात बता सकता है, तो आप मूसलाधार बोल दीजिए। कभी कभी जो बहुत अच्छे लेखक होते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल पे, वो नया शब्द क्रिएट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको इतना नॉलेज होता है कि वे नए शब्द तक जा सकते हैं। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, तो हम जो शब्द है उनमें ही काम करेंगे, है ना। तो उसका जरूर ध्यान रखिए। तो कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ऐसा प्रेजेंट कर दें जो कल्चरली बहुत एलिनेट हो जाए। एलिनेट मतलब जो लोगों को अलग ही कर दे, उनको लगे कि ये तो कहानी हमें समझ ही में नहीं आ रही, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो रहा है ना। उसके बाद सरलता। अच्छा ट्रांसलेटर हमेशा सरल भाषा में लिखता है। अगर मैं हॉर्स का ट्रांसलेशन अश्व कर दूं, है ना, तो लोग परेशान हो जाएंगे ना, है ना। सो घोड़ा करूँ तो बेस्ट है, ताकि लोग पढ़ते ही समझ जाएंगे हाँ घोड़ा ही होता है। अपना नॉलेज दिखाने के चक्कर में गड़बड़ ट्रांसलेशन मत करिएगा, भारी शब्द मत इस्तेमाल करिए, जब तक कि बहुत जरूरत नहीं हो, है ना, तब तक भारी शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आसान शब्द इस्तेमाल कीजिए, छोटे सेंटेंसेस रखिए, कोशिश करिए कि जो भी भाव है लेखक का वो पहुंच जाए, वो एज इट इज पहुंच जाए। उसके लिए चाहे आपको सेंटेंस में तोड़ मरोड़ भी पूरी करनी पड़े तो चलता है, वो कोई गलत, उसमें कुछ गलत नहीं है ना, लेकिन भाव पहुंचना चाहिए। जो कहा जा रहा है वो फ्लो नहीं खत्म होना चाहिए, तो सरल होना चाहिए, इजी रखिए। कोई भी भाषा सबसे बढ़िया इजी उसमें ही काम कीजिए। मेरे जितने भी फेवरेट राइटर हैं वो सारे इजी भाषा में लिखते हैं। कोई भी जो बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखता है मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि उसके बारे में आप क्या बात करोगे, है ना, वो आपको कंफ्यूज करेगा, सामने वाले को कंफ्यूज करेगा, डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा हर पेपर पेज के लिए, वो तो अच्छी बात नहीं है ना, बिना डिक्शनरी के जो पढ़ा ले। लेकिन सरलता के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है, सरसता। सरसता का क्या मतलब होता है, सर आप बताइए। सरसता देखिए, एक तो सरल लेकिन नॉर्मल होता है, सरलता मतलब उससे भी इजी। सरसता ठीक है, बिल्कुल सरसता है कोई मीनिंग, ये भी इजी से कि जो आप बोल रहे हैं वो सरस लगनी चाहिए, मतलब मीठी लगनी चाहिए, मीठी लैंग्वेज। एक अच्छी एक्सरसाइज ये होती है कि जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो, जैसे लैंग्वेज बोल के पढ़िए, लैंग्वेज में मिठास हो। हाँ, जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसे बोल के पढ़िए। कई बार कोई चीज हमारे दिमाग में अच्छी साउंड करती है, मगर जब आप उसे बोल के पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये कुछ इसमें चुभ रहा है,
कुछ इसमें सही नहीं आ रहा। अभी मैंने एक बहुत ही खराब फिल्म देखी जिसमें आपका ब्रह्मास्त्र। हाँ, जब मैं ब्रह्मास्त्र देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने ये कहानी इंग्लिश में लिखी होगी और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है, तो उसके जितने भी डायलॉग है वो सरस नहीं है, वो कानों में अच्छे नहीं कटु समझ। भाषा हाँ, मैं भी नहीं